करे कैश फ्लो क्वेश्चन करे बेटा, बढ़िया। रिंकी करे बेटा, क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा माइक म्यूट करा हुआ है, अभी बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं फिर शुरू कर रहा हूँ।
चलें बेटा देखें, रेशियोज चैप्टर के पेपर में 3 क्वेश्चन आने हैं। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से होने हैं? एक होना है क्वेश्चन 28, एक होना है क्वेश्चन 32, एक होना है क्वेश्चन 33। 28वां आएगा 1 मार्क का, 32वां 3 मार्क का, 33वां 4 मार्क का। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के आने ही आने हैं। उसमें भी जो 32वां क्वेश्चन है वो थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये थ्योरी 2 टॉपिक से आ सकती है, या तो रेशियोज से या आपके पार्ट बी के चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है एनालिसिस। तो इन 2 से आपके पास ये थ्योरी पूछी जा सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन 28 है, जो क्वेश्चन 33 है, वो पक्का पक्का रेशियोज में से आएगा, और वो रेशियोज में से आएगा और प्रैक्टिकल होगा, ये बात भी साफ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं, हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। हम हर पेपर से क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, और वो 33 क्वेश्चन में भी मैं पहले आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले मैं करा रहा हूं आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले आप लोग सारे के सारे बच्चे, कुछ रेशियोज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट रेशियोज, उनके नाम लिख लीजिए जो पेपर में आने के चांसेस 90% है कि यही आएगा। तो पहले इनके नाम लिख लो। सबसे पहले इस साल 3 रेशियोज हमारी ऐड की गई हैं। जो 3 रेशियोज ऐड की गई हैं वो इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। इसमें पहली है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन में नेट एसेट्स, नेट सेल्स अपॉन में नेट एसेट्स। तीसरा है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन में फिक्स एसेट्स, नेट सेल अपॉन में फिक्स एसेट्स। चौथा है अपने पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। फिफ्थ, ये कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो पेपर में आनी है। ठीक है, इसको लिख ले बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो पता होनी चाहिए। ये तो वो है बेटा भेजा, तो ये है, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज है, लिखी भी नहीं है। इसके अलावा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको कई लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, इसको निकालने का तरीका है पीबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो पेपर में आती हैं, आपको पता होना चाहिए। 6 स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। 7 करंट रेशियो, पेपर में बहुत पूछा जाता है। 8 डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, डेट अपॉन इक्विटी। 9 प्रोप्राइटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। तो बेटा जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, आपने ये रेशियोज पहले रिवाइज करनी है। आप जब कभी भी इस चैप्टर को अपने रिवीजन में लेकर आएंगे तो आपने इनको पहले याद करना। ओके, जैसा कि मैंने बताया 3 क्वेश्चंस यहाँ से आने, तो वो 3 क्वेश्चंस आपके 30, 20, एक अपने पास जो है 28, एक अपने पास 32, एक अपने पास 33। ये 3 क्वेश्चन अपने पास जो आएंगे 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के लिए। इसमें सबसे ज्यादा जो मेन प्रेफरेंस आपने डालनी है क्वेश्चन 33 पे डालनी है, क्योंकि आप पेपर रिवर्स ऑर्डर में चालू करोगे। कल मैंने 34 क्वेश्चन आपको करवाया था, 34 के बाद अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये शुरू करा है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, बेटा नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन एंड सेम थिंग। आप इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रेशियो। बेटा माइक किसका खुला है? माइक अपना बंद करें। पलक माइक बंद करो बेटा अपना। तो जब कभी भी आप ये टॉपिक रिवाइज कर रहे होंगे, आपने इन रेशियोज को पहले करना है। ठीक है, मैं चल रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 पे। मैं हर पेपर से आपको क्वेश्चन नंबर 33 कराऊंगा, ये 4 मार्क का है।
और इसमें भी मैं पहले आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि इंक्रीज डिक्रीज का है, तो पहले हम उसकी मेहनत कर रहे हैं। इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, आइए। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं बेटा, ये कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुणाल अभी बता रहा हूं, मैं वही करवा रहा हूं। चलिए तो सबसे पहले कुछ टिप्स लिख लो, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। उसके लिए सबसे पहले कुछ टिप्स लिख लें। सबसे पहली बात, न्यूमरेटर और रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूमरेटर और रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है कि बेटा अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर कम होता है तो रेशियो भी कम हो जाएगी। न्यूमरेटर में और रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगी, न्यूमरेटर कम तो रेशियो भी कम। दूसरा, डिनोमिनेटर और रेशियो में इनवर्स रिलेशन है। डिनोमिनेटर और रेशियो में इनवर्स रिलेशन है। डिनोमिनेटर बढ़ा तो रेशियो कम, डिनोमिनेटर घटा तो रेशियो ज्यादा, ठीक है भाई। तीसरा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ चेंजेस, अगर दोनों के दोनों चेंज हो रहे, सॉल्व देन, फिर आपने उसको सॉल्व करना चाहिए। की स्किल वहां पे लगेगा जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक चीज चेंज हो रही हो, और अगर दोनों ही चेंज हो गए बेटा तो फिर आप की स्किल नहीं लगा सकते, फिर आपको अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ, अज्यूम फिगर्स, अज्यूम फिगर्स सिंपल एंड इन लैक्स। फिगर्स को सिंपल अज्यूम करें, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अटपटी फिगर मान ले। मान लो मैं आपसे कहता हूं बेटा करंट रेशियो है 2:1, तो आप मान लो कि करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट एसेट 240 मान लो और करंट लायबिलिटी 120 मान लो। अटपटी फिगर नहीं माननी, सिंपल फिगर माननी है, और कोई ऐसी फिगर माननी है जो लैक्स में, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे करंट रेशियो 2:1 है, तो लेट कर लो, लेट कर लो करंट एसेट 2 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख, ऐसे लेट कर। मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोल दूं डेट इक्विटी रेशियो, अगर मैं आपसे बोल दूं डेट इक्विटी रेशियो 0.8:1 है, क्या मानोगे? डेट को कितना मानना चाहिए और इक्विटी कितना? दो रास्ते हैं, या तो डेट को 80 मान लो, मैंने यहां पे मान लिया डेट को 8 लाख, तो इक्विटी कितना मानना चाहिए? 10 लाख, क्योंकि 8/10 करेंगे तभी क्या आंसर आएगा? 0.8। तो फिगर जब भी माननी है बेटा सिंपल माननी है और लैक्स में माननी है, ये चीज थोड़ी सी जो है ध्यान रख के चलेगा। तो इंक्रीज डिक्रीज के अंदर आपको ये टिप्स पता होने चाहिए। 5 टिप मैंने बताए हैं। न्यूमरेटर में रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन है, डिनोमिनेटर में रेशियो में इनवर्स रिलेशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज होंगे तो फिर आपको सॉल्व करना चाहिए, और फोर्थ, फिगर्स आप अपनी ऐसे मान के चलो जो सिंपल हो। पांचवी और आखिरी टिप, पांचवा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेट में नहीं आता, ये करंट लायबिलिटी में आता है। अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो तो ये डेट का पार्ट नहीं है, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। बेटा डिबेंचर जब भी रिडीम करे जाते हैं तो वो डेट में शो ही नहीं होते, वो करंट लायबिलिटी में शो होते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, आपने आज 3 साल का लोन लिया, दिमाग लगाना, आपने आज को 3 साल का लोन लिया, तो आज के दिन वो लोन एक लॉन्ग टर्म लोन है क्योंकि 3 साल बाद चुकाना है। अगले साल भी वो लोन एक लॉन्ग टर्म लोन है क्योंकि 2 साल बाद चुकाना है। लेकिन तीसरे साल में आके वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं रहेगा क्योंकि वो उसी साल में चुकाना है, तो क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। इसलिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को कभी भी डेट में काउंट नहीं किया जाता, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को किस में काउंट किया जाता है? करंट लायबिलिटी, ठीक है। एक ही चीज है अदर करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी तो बोल रहा हूं, अदर करंट लायबिलिटीज में बुक में गलत दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरेंगे वो गलत है, अदर करंट लायबिलिटी में। सिक्स, सिक्स, प्रॉफिट और लॉस इक्विटी का पार्ट है और कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है।
प्रॉफिट लॉस किस में आता है? इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई देखो इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, है कि नहीं? इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो जो उसमें सरप्लस है, सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या है? प्रॉफिट लॉस। तो जब भी मैं कभी प्रॉफिट लॉस की बात करूंगा, मैं इक्विटी और करंट कैपिटल एम्प्लॉयड में उसको जो है वो लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन करना है। आइए क्वेश्चन निकालेंगे और शुरू करेंगे। क्वेश्चन निकालेंगे, शुरू करेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा। सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 179, कम ऑन, पेज नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट। जो बच्चे बाद में आए हैं चिंता ना करें, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था इसको, तो जिनका बाद का छूटा हुआ है चिंता ना करें, नोट कर लीजिएगा, चिंता ना करें। चलिए पेज नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट। 179 क्वेश्चन 33 का और पार्ट। ध्यान दीजिएगा मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे करने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। मुझे बताओ बेटा, डेट इक्विटी रेशियो गिवन है 0.35:1। बताओ मैं डेट को क्या मानूं, इक्विटी को क्या मानूं? डेट को 35,000 मान लूं और इक्विटी को कितना मान लूं? 1 लाख। या फिर ऐसा भी कर सकता हूं कि इसको 3,50,000 मान लूं और इसको कितना मान लूं? 10 लाख। देखो मैं जान के कह रहा हूं कि फिगर्स ना लैक्स में लेना। असल में क्या होता है, नीचे जो आपकी अकाउंटिंग होती है ना, वो ज्यादा आसान हो जाती है। थाउजेंड्स में अगर गलती से मैं आपको लैख की फिगर दे दूं तो आपका आंसर फंस जाएगा, इसलिए लैक्स में उठाओ। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट अ प्रॉफिट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट अ प्रॉफिट मिला। कॉमन सेंस लगाना, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना बेटा। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं प्लीज अपना माइक बंद रखिएगा प्लीज। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट डेट में आता है? इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, डेट में तो नहीं आता। क्या इक्विटी में आता है? उसमें भी नहीं आता। लेकिन मैं इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट किस में आता है? इक्विटी। अगर बेटा प्रॉफिट इक्विटी में आता है, इसका मतलब इससे इक्विटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? और अगर इक्विटी बढ़ गई तो डिनोमिनेटर बढ़ गया। बेटा डिनोमिनेटर में और रेशियो में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। इसका मतलब अगर अपने पास डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगी? कम। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया रिड्यूस। ठीक है, आप लिखकर कैसे आओगे? आप लिखोगे प्रॉफिट पर बेचने से इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी एंड देयरफॉर रेशियो रिड्यूस। जो बात मैंने समझाई है बस आपको उसको इंग्लिश में लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बताऊं इस तरीके से आप लिखेंगे प्रॉफिट विल इंक्रीज इक्विटी एंड देयरफॉर रेशियो विल रिड्यूस। रेशियो रिड्यूस होगा एज न्यूमरेटर इज सेम, एज न्यूमरेटर सेम। बेटा न्यूमरेटर में कोई चेंज ही नहीं आया, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो क्या हो जाएगी? रिड्यूस। आया समझ में? लिख पाएंगे पक्का? अगला पार्ट, अगला पार्ट। हाँ भाई, कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था, कौन पूछ रहा है बोलो, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए फर्स्ट पार्ट। तनुज बेटा मुझे एक बात बता, डेट इक्विटी दे रखी है बेटा, इन्वेस्टमेंट का ना तो ताल्लुक डेट से है, इन्वेस्टमेंट का ना तो ताल्लुक इक्विटी से है। डेट का मतलब कर्ज है, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट दोनों में कहीं नहीं आता। लेकिन बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पे बेचा तो इक्विटी में सरप्लस आता है, जिसकी वजह से इक्विटी बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर जब भी बढ़ जाता है बेटा, डिनोमिनेटर जब भी बढ़ जाए, ये डी का मतलब यहाँ पे कई नालायक डेट समझ रहे हैं, डेट नहीं है ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जब भी बढ़ जाए तो रेशियो आपकी कम हो जाएगी। अब इक्विटी बढ़ रही है तो रेशियो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट देखो। रिडेम्पशन कर दिया 20% डिबेंचर को। मुझे बताओ डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, क्या ये डेट का पार्ट है या ये अपने पास करंट लायबिलिटी का पार्ट है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ना तो डेट में आता है ना इक्विटी में आता है। आई रिपीट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ना डेट में आता है ना इक्विटी में, किस में आता है? करंट लायबिलिटी। तो इससे इन दोनों में किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हेंस आंसर आपका क्या रहेगा? नो चेंज। ठीक है बॉस, पक्का? तीसरा पार्ट पे, थर्ड पार्ट, इशू करे बोनस शेयर्स, इशू करे बोनस शेयर। बेटा मुझे ये बताओ बोनस शेयर्स क्या डेट में आते हैं? नहीं। क्या बोनस शेयर इक्विटी में आते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन इससे इक्विटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंपल तरीका आपको बताऊं, मैंने आपको ये पेन फ्री में दे दिया तो ना मेरे पे कुछ आया ना मेरे हाथ से कुछ गया। आप कहोगे सर शेयर गया, भाई शेयर गया ना, पैसा थोड़ी ना गया। पैसे की कोई टर्म्स की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। बोनस शेयर से आपके कनेक्शन इक्विटी का है पर उससे इक्विटी इंपैक्ट नहीं होती। रीजन, आप किसी को शेयर दे रहे हो, आपका शेयर जा रहा है, पर उसका पैसा भी आप अपनी गुल्लक में से निकाल रहे हो, तो आपके रिजर्व सरप्लस भी तो कम हो रहे हैं। एक चीज अपने पास जो आपकी शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, एक चीज कम हो जाएगी, हेंस इक्विटी में कोई चेंज नहीं पड़ेगा।
जब डेट भी चेंज नहीं है, इक्विटी भी चेंज नहीं है, हेंस इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, नो। ओनर शेयर से डेट पे इक्विटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसका आंसर आपका जो है नो चेंज बन जाएगा। ये आपका सी पार्ट। और लास्ट पार्ट, परचेज करे गुड्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 14 मंथ्स। परचेज करे गुड्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 14 मंथ्स। मुझे एक बात बताओ, हमने गुड्स परचेज करे ऑन अ क्रेडिट ऑफ 14 मंथ्स, इसका मतलब है कि अपने पास एक लायबिलिटी है, राइट। ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। इस लायबिलिटी से, क्योंकि बेटा 14 महीने है, 12 महीने तक होती तो करंट होती, लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी बन गई है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से डेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर बढ़ने से रेशियो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, इंप्रूव। बोलो भाई ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर अपने पास जो है वो आ जाएगा, तो हमने फर्स्ट पार्ट करा रिड्यूस, दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा नो चेंज, तीसरे वाले का भी आंसर आ जाएगा नो चेंज, चौथे वाले का आएगा इंप्रूव। चेक कर लो, रिड्यूस, नो चेंज, नो चेंज, इंप्रूव। रिड्यूस, नो चेंज, नो चेंज, इंप्रूव। है ऐसा आंसर या कुछ चेंज है, मैच, तो चेक कर लो, मैच है। कुणाल बेटा देख, तू खाली आंसर लिखकर आ जाएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, 4 मार्क का सवाल है, उसको हमें रीजन तो देना पड़ेगा ना कि ऐसे कैसे आपने सॉल्व करा, उसको आपको बताना पड़ेगा। जो चीज मैं तेरे को बता रहा हूं उसको इंग्लिश टर्म्स में लिखना है बस, और कुछ नहीं है, इतना ही लिखना है। चलिए, ये कौन सा पेज था, 179। आइए और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। चले 143, पेज नंबर 143, 143, क्वेश्चन नंबर 33 और पार्ट। मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका चॉइस में आएगा, लेकिन इस बात को दिल पे मत लेना, कोई गलती से चॉइस में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए पढ़े, फिर से कह रहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। शाबाश बेटा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 0.4:1। बताओ डेट कितना माने, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख मत मान लेना, तो 4/1 4:1 बन जाएगा, लेकिन 4/10 कितना बनेगा, 0.4:1। पहला पढ़े, कह रहा है फिक्स एसेट बेचे, फिक्स एसेट बेचे। अगर आपने फिक्स एसेट बेचे तो ना तो फिक्स एसेट डेट में आता है, ना फिक्स एसेट कैपिटल में आता है, ना तो फिक्स एसेट डेट में आता है ना कैपिटल में आता है, लेकिन आपने फिक्स एसेट को बेचा है लॉस में। ध्यान से पढ़ो, 40 वाले फिक्स एसेट 30 में बेचे हैं। बात समझ में आई। उसका मतलब तो इक्विटी प्लस डेट है ना, फॉर्मूला कभी भी एसेट का नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो है वो इक्विटी प्लस डेट है। वो तो इक्विटी प्लस डेट तेरे पे गिवन नहीं होता तो तू वहां से आके निकाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी और डेट को अपने पास हमें लेके चलना होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या बेच रहा है, फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा, क्योंकि देख तू खुद सोच, तूने अपने एसेट को अपने पास एक भाव में बेचा, तो तेरा एसेट गया, पैसा आया, तो नेट चेंज तो सिर्फ प्रॉफिट का हो रहा है ना, तो एसेट का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि एक एसेट जा रहा है दूसरा एसेट आ रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट को लेके चलेंगे। जैसे तूने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग बेच के तेरी बिल्डिंग चली गई और पैसा आ गया, तो एसेट में थोड़ा ना कोई चेंज हुआ। चेंज किस में होगा, जब तूने बिल्डिंग 5 लाख वाली 6 लाख में बेची तो तेरा 1 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है उससे चेंज होगा, इसलिए हम प्रॉफिट को लेके चले। तो बेटा एसेट जो अपने पास है फिक्स एसेट ना डेट में है ना कैपिटल एम्प्लॉयड में है, पर हमें इन एसेट को बेचने पे 10 का क्या हो रहा है, लॉस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका ये 10 का लॉस हो रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, लॉस होने से डेट पे असर पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे असर पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या आता है, रिजर्व सरप्लस। तो इससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो देयरफॉर रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, इंप्रूव। यानी आंसर बन जाएगा आपका इंप्रूव। लिखेंगे कैसे, आप ये लिखोगे, लॉस विल लीड्स टू डिक्लाइन इन कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉस विल लीड्स टू डिक्लाइन इन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डेट इज सेम, देयरफॉर रेशियो इंप्रूव। देयरफॉर रेशियो क्या हो गई, इंप्रूव। बताओ बेटा ठीक है। अगला पार्ट पढ़े, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जल्दी बोलो, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, क्या डेट में आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा या करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ना इसमें ना इसमें, किसी में भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या बन गया, नो चेंज।
रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विल रिड्यूस करंट लाइबिलिटी एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, हेंस किसी में भी नहीं आ रहा तो ये नो चेंज हो जाए। ठीक है, आगे ये था आपका पहला, ये था दूसरा। तीसरा पढ़िए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म पेमेंट बेसिस। फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं लॉन्ग टर्म पेमेंट पे। लॉन्ग टर्म पेमेंट मतलब बेटा लोन। मैं मार्केट से कोई एसेट लेकर आया इंस्टॉलमेंट पे, तो मैंने एक प्रकार का लोन ले लिया। अब एक बात बताओ, मैंने फिक्स्ड एसेट ली है, ना तो फिक्स्ड एसेट डेट में आता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, पर मैंने लोन लिया। लोन लेने से डेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या हो जाएगा, वो ही बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी क्या है, डेट और इक्विटी है कि नहीं। जब दोनों में चेंज आता है तो इसको हमें सॉल्व करना चाहिए। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान देना। आपने ये माना था कि जो डेट है वो कितना है, 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना माना था आपने, 10 लाख। अब मान लो कि मैंने लोन ले लिया, जस्ट सपोज करो कि मैंने लोन ले लिया 5 लाख का, या ऐसे मान लो कि मैंने लोन ले लिया 10 लाख का, मान लो, तो ऊपर भी 10 लाख बढ़ जाएगा और नीचे भी कितना बढ़ जाएगा, 10 लाख। सॉल्व करो, ऊपर आ गया 14 लाख, नीचे आ गया 20 लाख। 14 अपॉन 20 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 10 लाख अपॉन 7 लाख, यानी रेशियो क्या आ गई, 0.7:1। पहले रेशियो थी 0.4:1, अब हो गई 0.7:1। तो रेशियो बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, यानी क्या आंसर बन जाएगा, इंप्रूव। क्या, दोनों चीज बढ़ रही है, दोनों चीजें अपने पास जो बढ़ रही है, हेंस जो परसेंटेज चेंज अपने पास है वो भी रेशियो को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स हुए ना, हाँ लॉन्ग टर्म बेसिस का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। चल एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन की रीपेमेंट करती। अब इसमें सोचो, बैंक लोन की रीपेमेंट करने से डेट कम होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दोनों चेंज होंगे ना। बैंक लोन की रीपेमेंट करने से डेट भी कम होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में भी लोन आता है। जब दोनों में चेंज है तो दोनों को सॉल्व करना चाहिए। कैसे, देखो ये था 4 लाख, ये था 10 लाख। कोई भी फिगर उठा लो, मैं जान के फिगर 5 और 10 उठाता हूं, उसमें आंसर जल्दी निकल आता है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे कह दूं आपको या 2 लाख उठा लो, कि यहां भी 2 लाख चला गया और नीचे यहां भी 2 लाख चला गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख, और ये कितना आ जाएगा, 8 लाख। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये आएगा 0.25:1। बेटा पहले रेशियो थी 0.4:1, अब हो गई 0.25:1, तो रेशियो अपने पास क्या हो जाएगी। ठीक है, आंसर चेक कर लो। पहले वाला आंसर आ रहा था अपने पास इंक्रीज, दूसरे वाला आ रहा था अपने पास कितना, नो चेंज, तीसरे वाला इंक्रीज, चौथे वाला रिड्यूस। इंक्रीज, नो चेंज, इंक्रीज, रिड्यूस, चेक कर लो, यही है, इंक्रीज, नो चेंज, इंक्रीज, रिड्यूस। ये 4 मार्क के बेटा बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि लिख कर आना है और उसके बेसिस पे आपको 4 मार्क मिल जाए। ठीक है भाई, और आ जाओ, और करेंगे। आओ जी, पेज नंबर 111, आखिरी वाला, कौन सा पेज नंबर था ये, 143। सही तो है। हाँ भाई, ये थोड़ा ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अपने पास करंट लायबिलिटी होता है बेटा, उसी तरह से बैंक लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं वो भी करंट लायबिलिटी में काउंट होगा, क्योंकि आखिरी टाइम पे रीपेमेंट करेंगे ना, तो ये इसमें चेंज नहीं होगा, ये भी करंट लायबिलिटी में चेंज होगा। इसको काट लो, ये नो चेंज ही होगा। बेटा जिस प्रकार रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है उसी प्रकार रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है, जिस प्रकार रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है उसी प्रकार रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है। ये करंट लायबिलिटी में आता है, ये डेट में, कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। चले पेज 111, पेज 111, आओ जी, 111, क्वेश्चन नंबर 33। डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दिया हुआ है 0.35:1। बताओ भाई क्या माने, डेट को क्या माने, 350, कैपिटल एम्प्लॉयड को 10 लाख। चले पहला पॉइंट पढ़ो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये तो याद हो गया। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, इसमें कहीं भी नहीं आएगा, तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। दूसरा, इशू ऑफ न्यू शेयर, नए शेयर इशू करे। बताओ नए शेयर इशू करने से डेट पे प्रभाव पड़ेगा या कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, इक्विटी बढ़ जाएगी।
इक्विटी बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई और डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो रिलेशन होता है वो रेशियो के साथ क्या होता है, इनवर्स। तो डिनोमिनेटर जब जब बढ़ेगा रेशियो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तीसरा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। इसका मतलब है डिबेंचर को कम करके उसकी जगह इक्विटी इशू कर दी। तो डिबेंचर कम करने से अपने पास डेट कम हो गया और इक्विटी इशू करने से अपने पास इक्विटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी से डेट कम हो गया और इक्विटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसको ना यार हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में चेंज है। तो आओ सॉल्व कर लो। ये 350 था, ये 10 लाख था। ठीक है, मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई फिगर उठा लो, 1 लाख उठा लो या 2 लाख उठा लो, जो मर्जी उठाना हो, मैं यहाँ पे 150 उठा रहा हूं। अगर मैंने 150 यहां से हटा दिया तो यहाँ पे 150 बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास कितना, 2 लाख, नीचे आ जाएगा अपने पास 1150। पहले रेशियो अपने पास जो है कितनी थी, 0.35:1। अब रेशियो अपने पास आ रही है 0.18:1। तो इसका मतलब रेशियो यहां से यहां तक जाने में भी क्या हो गई। ठीक है भाई, खत्म। अच्छा एक पार्ट और है, फोर्थ, फिक्स एसेट बेचे प्रॉफिट पे, ये अभी करा था हमने। फिक्स एसेट प्रॉफिट पे बेचे तो ना तो डेट में चेंज है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, पर प्रॉफिट है। प्रॉफिट से इक्विटी अपने पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इक्विटी बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा एंड हेंस रेशियो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। 1 2 3 4, देख लो। फिगर कोई सी भी ले सकते हैं, हाँ कोई सी भी फिगर ले सकते हैं। सिंपल फिगर ना ऐसी लियो जिसमें जीरोस बन सके। जैसे 3.5 लाख में से अगर मैं 1 लाख माइनस करूंगा तो बेटा वो ना 25 लाख 2.5 लाख बैठ जाएगा, फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने 3.5 लाख में से सीधा 1.5 लाख माइनस कर दिया ताकि 2 लाख बन जाए। ठीक है, हो गया। चल, थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। थर्ड पार्ट कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर सेम क्यों रहेगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बट थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इस वाले पार्ट को दोबारा देखो भाई, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने डेट को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में तो डेट तो कम हो गया। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, डेट और इक्विटी दोनों, है ना। तो इसमें इक्विटी बढ़ेगी डेट कम होगा, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा, नो चेंज। बात समझ में आई, बेटा डेट तो कम हो गया लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में तो डेट और इक्विटी दोनों आता है। तो यहाँ पे डेट कम हो गया और इक्विटी अपने पास जो बढ़ गई, तो हेंस एक कम हो गया एक बढ़ गया, तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे, नो चेंज। अब यहाँ पे ये नो चेंज है लेकिन ऊपर वाला आइटम जो कम हो रहा है, न्यूमरेटर का रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो आंसर तब भी क्या रहेगा, रिड्यूस। ठीक है, और देखें, सेवेंटी 70 पेज पे जो क्वेश्चन है उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, बढ़िया सवाल है ये। 70, अब की बार ऑपरेटिंग रेशियो दे दी 80%। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अगर ये 80% है तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 8 लाख है, नेट सेल मेरी कितनी है 10 लाख, तभी मेरा ये 8 लाख अपॉन 10 लाख कितना बन जाएगा, 80%। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो पर फिगर ऐसी मानो जो लैक्स में हो और जो सिंपल हो। अब पढ़े पहला पार्ट, चले। देखो बात प्रॉफिट की हो रही है, प्रॉफिट की कह रहा है आपने गुड्स परचेज करे। अब एक बात बताओ, गुड्स परचेज करने से खर्चा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा या बढ़ जाएगा, कम होगा। इसका मतलब जो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नीचे नेट सेल है इसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर नीचे ये प्रॉफिट कम हो जाएगा तो न्यूमरेटर और रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे ही ये कम हो गया ऐसे रेशियो भी क्या हो जाएगी। ठीक है,
ये पहला पार्ट। दूसरा, वेजेस पे करी, वेजेस पे करी। स्टार लगा करवाना पड़ेगा, नोट लिखवाना पड़ेगा इसके लिए। चलो पहले कर लो, फिर नोट लिखवाता हूँ। पहले वाले का आंसर इसने नो चेंज दे दिया हो तो नोट लिखना पड़ जाएगा। नो चेंज तो नहीं दे दिया इसने। हाँ वही तो, नोट लिखना पड़ जाएगा। आओ जरा नोट लिखो, आओ बेटा ये नोट लिखो, नोट लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। लेगा? ठीक है। अगर मैंने गुड्स परचेज करे, गौर से मेरी बात को सुनना, अगर मैंने गुड्स परचेज करे तो गुड्स परचेज करने से क्या होगा? एक तो परचेज बढ़ जाएगा, जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि माल खरीदने से दुकान में माल भी तो ज्यादा पड़ा होगा। परचेजेस भी बढ़ गया और साथ में और क्या बढ़ गया? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ध्यान से पढ़ो, इसमें एक पॉजिटिव वाला आइटम बढ़ रहा है और एक नेगेटिव वाला आइटम जो है वो बढ़ रहा है। एक पॉजिटिव वाला आइटम बढ़ रहा है, एक नेगेटिव वाला आइटम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं गुड्स परचेज करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई चेंज नहीं आता। ये क्या रहता है? नो चेंज। बात समझ में आई? इसको लिखते चलना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ये है, अगर आपने गुड्स परचेज करे तो गुड्स परचेज करने से परचेज बढ़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई बदलाव नहीं है। सेम चीज है वेजेस की। जैसे मान लो मैंने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस पे करा, मैंने वेजेस पे करी। अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा, वेजेस पे करने से एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा और तब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर दिहाड़ी देने से क्लोजिंग स्टॉक कैसे बढ़ सकता है? बेटा दिहाड़ी देने से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को ये गिलास बनाना है, ये गिलास बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक लगा 10 रुपए का, लेबर लगी 3 रुपए की, तो गिलास बनाने में कितना रुपए खर्चा हुआ? 13। 10 की प्लास्टिक, 3 की लेबर, तो लेबर का खर्चा भी अपने पास जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? अपने पास, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है उसमें। अगेन एक डायरेक्ट एक्सपेंस पॉजिटिव वाला आइटम जुड़ रहा है, एक क्लोजिंग स्टॉक वाला जो आइटम है नेगेटिव वाला आइटम जुड़ रहा है। हेंस वेजेस पेड करने से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या चेंज आएगा? नो चेंज। ठीक है, बात ठीक है। अगला, नो चेंज। लेकिन वो चीज ना इनसे कनेक्ट करनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेज से। जैसे मान लो मैं एक आइटम आपको दे दूं, ये मैंने कहा बेटा मैंने ना सैलरी पे करी। अब जरा गौर से बात को सुनो, मैंने सैलरी पे करी। बेटा सैलरी पे करने से ये ना डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सैलरी पे करने से यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सैलरी इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अभी भी फायदा क्या रहेगा? नो चेंज। कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज आना लगभग ना के बराबर है। वेजेस में तो आ गया ना, वेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस होती हैं वो बढ़ जाएंगी, उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। और सैलरी पे करने से अपने पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। वही तो बता रहा हूँ, ये जो एग्जांपल बताया ग्लास वाला, दिहाड़ी हम जो देते हैं वो गुड्स बनाने के लिए देते हैं। तूने ये ग्लास अपने पास बनाया 10 रुपए के प्लास्टिक लेके, अब मजदूरों को वेजेस दी 3 रुपए की, तो तेरी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो 10 है, 3 है या 13 है? 13 है, क्योंकि 10 का प्लास्टिक, 3 की लेबर, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा है? 13। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ना डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ते हैं। जैसे तूने डेप्रिसिएशन चैप्टर में 11 में पढ़ा था, एक मशीनरी हमने खरीदी, उस पर डिलीवरी चार्जेस भी दिए, तो डिलीवरी चार्जेस को मशीन की कॉस्ट में ऐड करते थे ना। जैसे 5 लाख की मशीन में 1 लाख डिलीवरी चार्ज दिया, तो मशीन कितने की पड़ जाती थी? 6 लाख। सेम ऐसे जो गुड्स है, अगर मैंने इस पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं तो वो गुड्स की वैल्यू में जुड़ जाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लगभग ना के बराबर चांसेस हैं कि कोई चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो जितनी भी प्रॉफिट रेशियोज होती हैं उसमें भी अपने पास चेंज नहीं आ सकता। क्यों सर इंक्रीज नहीं होगा? दोनों इंक्रीज इंक्रीज नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। बेटा सैलरी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी ना होता है। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस में कब से आने लग गया? यहां चेंज नहीं होने वाला, और जब यहीं चेंज नहीं होने वाला तो क्लोजिंग स्टॉक में चेंज क्यों होगा? सैलरी तो आप ऑफिस में पे करते हो, ये तो गुड्स की बात हो रही है बेटा, गुड्स फैक्ट्री का ट्रीटमेंट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज आना ना के बराबर चांसेस है, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज आना ना के बराबर चांसेस है, देयरफॉर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपने पास जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अपने पास जैसे ग्रॉस प्रॉफिट,
प्रॉफिट अपने पास जैसे नेट प्रॉफिट, इनमें भी चेंज आना अपने पास जो है नो के बराबर है, मतलब ना के बराबर है। रीजन, क्योंकि अपने पास ये सारे के सारे प्रॉफिट सीओजीएस पर बेस्ड है। इधर यू हैव टू सीओजीएस, आपको जो है कम करना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर सीओजीएस कम ही नहीं हो पा रहा तो प्रॉफिट कहां से बढ़ा। इसका मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कम होना बहुत जरूरी है, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कम हो ही नहीं पा रहा, इसलिए प्रॉफिट में भी लगभग क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो आपने करना क्या है, जब भी कोई प्रॉफिट रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो इन क्वेश्चंस के अंदर बेटा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चेक करना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चेक करना कि वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है तो आपका आंसर चेंज होगा, पर अगर वो चेंज नहीं हो रहा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं होगा, तो आपके सारे के सारे पार्ट्स भी फिर वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे चेक करो, इसमें कहा गया जो पहला पार्ट था वो था परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज करे, तो बेटा गुड्स परचेज करने से परचेज बढ़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई चेंज नहीं आया। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई चेंज नहीं आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पे बेस्ड है। हमारा प्रॉफिट हमारी कॉस्ट पे बेस्ड होता है, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, पर यहां पे तो कॉस्ट कम हुई ही नहीं, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, हेंस प्रॉफिट भी क्या रहेगा आपका, नो चेंज। ये पहला। दूसरा, वेजेस पे करिए, वेजेस पे करने से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और साथ में क्लोजिंग स्टॉक फिर से बढ़ जाएगा, देयरफॉर फिर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रहेगा, नो चेंज, और देयरफॉर फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या रहेगा, नो चेंज, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस पर बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बदलेगी तो फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं बदलेगा। कह रहा है रिडीम 8,009% डिवेंचर, भाई डिवेंचर का कोई भी ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं है। देखो डिवेंचर हम लोगों ने रिडीम कर दिए, ध्यान देना, डिवेंचर रिडीम करे, ना तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता है ना ये नेट सेल्स में आता है, तो इसका तो वैसे ही आंसर क्या हो गया, नो चेंज। फोर्थ, सोल्ड गुड्स 50,000 फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे 50,000 फॉर कैश, ध्यान देना, सोल्ड गुड्स 50,000, अगर आप गुड्स बेचोगे तो गुड्स बेचने से क्या होगी, सेल्स बढ़ेगी, लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम। अब फिर से एक चीज बढ़ी और फिर से एक चीज अपने पास क्या हो गई, कम। लॉजिकली सोचो, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज्यादा आएगा, ध्यान देना बेटा, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। मुझे बताओ माइनस वाले आइटम को अगर मैं कम कर दूं तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा। अब यहां पे देखो, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार प्रॉफिट बढ़ा, एक बार प्रॉफिट कम हो गया, हेंस इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, लगभग ना के बराबर चांसेस है कि कोई प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाए, लगभग ना के बराबर, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन इनमें नहीं आती वो तो वैसे ही नो चेंज है, और जो इनमें आती है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन डुअल इफेक्ट होती है, एक इफेक्ट बढ़ाता है एक इफेक्ट घटाता है, हेंस आंसर आपका क्या बन जाता है, नो। ठीक है भाई, माल बेचोगे, कॉमन सेंस लगाओ, तुमने माल बेचा, सेल्स बढ़ गई, पर दुकान से जो ये माल है ये चला भी तो गया, जब ये माल चला गया तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ गई, तो सेल बेच के जो प्रॉफिट आया था उसी टाइम पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा हो गई, तो प्रॉफिट जो कम हो जाएगा, हेंस जो प्रॉफिट बढ़ा था वो प्रॉफिट यहां से कम होगा, आंसर नो चेंज। ठीक है, अपनी कॉपीज में इसके लिए लिख लो, चाहे प्रॉफिट रेशियो आ जाए कोई सी भी, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, उनके सारे के सारे आंसर लगभग लगभग नो चेंज रहेंगे, लगभग लगभग, ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहे। प्रॉफिट को चेंज करने के लिए हमें कोई ऐसी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ेगी जिसमें कैपेसिटी बढ़े, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं इसलिए वो प्रॉफिट को नलीफाई कर देते हैं। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है बिजनेस की इनकम, जैसे सैलरी पेड वाला पॉइंट दिखा दीजिए, सैलरी पेड वाला पॉइंट कहाँ है, ये ले बेटा सैलरी पेड वाला पॉइंट ये रहा, ये ले, सैलरी पेड से भी अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंस में और क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, हेंस नो चेंज हो जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है बेटा, ऑपरेटिंग इनकम होती है जैसे सेल्स, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड,
जैसे आपकी कमीशन रिसीव्ड, जैसे रॉयल्टी रिसीव्ड, ये सब आपकी ऑपरेटिंग इनकम है क्योंकि काम करके मिलती है। इंटरेस्ट तो हमने किसी को पैसा उधार पे दिया तो ये बाहर की इनकम हो गई, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर सारी वो इनकम्स आती हैं जो बिजनेस से बाहर की हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव। अब मेरा काम पढ़ाने का है, मुझे रेंट मिल रहा है तो ये मेरे बाहर की इनकम, ऊपर की कमाई हो गई। लॉटरी रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल, ये सब मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम खाली मेरी ये काउंट, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बस दो चीजें नहीं आती, एक इंटरेस्ट नहीं आता और एक कोई भी बाहर अतरंगी तरह के जो लॉस होते हैं वो नहीं आते। इंटरेस्ट और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब नहीं आता, बाकी सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। पेज नंबर 9 निकालो, पेज नंबर 9, क्वेश्चन 33। पेज 9 क्वेश्चन 33। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 33। देखें फिर से कह रहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कुणाल वेट कर, 0.3:1 है। डेट को ले लो 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड को ले लो 10 लाख। पहला पढ़े, वही बोल रहा है इक्विपमेंट 10 लाख वाले 9 लाख में बेच दिए, 10 के इक्विपमेंट 9 में बेचे तो लॉस हो जाएगा। लॉस होने से कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी जो है कम हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर आपका जो है कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम होने से रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब इंप्रूव, ठीक है। सेकेंड कह रहा है गुड्स परचेज करे 1 लाख के फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल जो 18 मंथ है, ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर आ रहा है, इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी है। और अगर ये करंट लायबिलिटी है तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेट के ऊपर और कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, ठीक है। ना तो डेट बदला ना कैपिटल एम्प्लॉयड बदला, हेंस इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो चेंज। ओके। थर्ड कह रहा है डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब डिबेंचर को अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ये पॉइंट अभी भी आया था, एक तो डेट कम हो जाएगा और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने से यहां पे डेट कम होगा और इक्विटी बढ़ जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा डेट कम हो गया तो न्यूमरेटर तो कम हो गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो नो चेंज आ गया। हेंस खाली न्यूमरेटर में चेंज है, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो उससे रेशियो भी अपने पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये रिड्यूस। एंड लास्ट, टैक्स का अपने पास जो है रिफंड मिला है, कितने का रिफंड मिला है, 50,000 का जो है टैक्स का रिफंड मिला है। टैक्स का रिफंड मिलने से ना अपने पास डेट में कोई चेंज है ना कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज है, Hence, ये भी आपके पास नो चेंज। तो इसका आंसर बनेगा इंप्रूव नो चेंज, रिड्यूस नो चेंज। एक बार चेक करो, इंप्रूव नो चेंज, रिड्यूस नो चेंज, नहीं दिया आंसर। पेमेंट पीरियड अगर ऑपरेटिंग साइकिल के नीचे है तो करंट मानेंगे, पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर है तो करंट मानेंगे, पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के ज्यादा हो गया तो नॉन करंट मानेंगे।
पेमेंट पीरियड लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल है तो करंट, पेमेंट पीरियड मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल है तो नॉन करंट। फोर्थ का डिक्लाइन आ रहा है, फोर्थ है टैक्स रिफंड 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स रिफंड होने से नो चेंज ही आना चाहिए, टैक्स रिफंड होने से डेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नो चेंज आना चाहिए। पेज नंबर बोलियो, रीजन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएगी, डेट आपका सेम रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों इंक्रीज हो जाएगी? होता तो नहीं है सरप्लस बेटा, लेकिन इसने आंसर आपका सरप्लस से ही करा है। देखो असल में होता क्या है कि जो टैक्स रिफंड होता है ना, मिलता नहीं है टैक्स रिफंड। जैसे मान लो कि आपने 40,000 का टैक्स भरा, लेकिन आपका टैक्स बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 30,000। सरकार कहेगी कि आपने जो 10,000 टैक्स है ना वो हमारे पास जमा करा दिया, जब अगली बार टैक्स भरने आओगे 10,000 वापस ले आना। तो टैक्स रिफंड होने से प्रॉफिट नहीं होता, वो बस हमारे फ्यूचर की जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और आपकी जो बुक्स के अंदर इसने आंसर दिया हुआ है वो शायद प्रॉफिट पे ही दिया हुआ है। आप अपनी कॉपी में लिख लो, इसको लिख लो। इन एग्जाम्स assume टैक्स रिफंड एज अ गेन। अज्यूम करना टैक्स रिफंड को एज अ गेन, और अगर टैक्स रिफंड एक गेन है तो देयरफॉर इससे जो आपका सरप्लस है वो बढ़ेगा, देयरफॉर इक्विटी बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। टैक्स रिफंड को आप लोग अज्यूम कर लेना गेन है, पर बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में गेन होता नहीं है ये, क्योंकि सरकार ने जो आपको रिफंड दिया है वो रिफंड आपका फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग इस तरह से कर लेना। अब अगर टैक्स रिफंड हुआ है तो डेट में कोई चेंज नहीं है, पर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, तो उसने आंसर अपने पास लिख दिया रिड्यूस। ठीक है, चले और आओ पेज 178। 178 क्वेश्चन नंबर 28, हर पेपर से 28 क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 178 क्वेश्चन नंबर 28, 178 क्वेश्चन नंबर 28। एक मिनट आ रहा हूं बेटा, शुरू करेंगे आप लोग।
हाँ भाई, आया क्वेश्चन, निकल गया। चलो जी देखो, कह रहा है जी 28वें क्वेश्चन में सब में अपने पास ज्यादातर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछता है, इसने भी यही पूछा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिनका हो गया पीछे वाला, आगे बढ़ जाओ बेटा, पीछे पीछे क्वेश्चन में बढ़ते जाओ, 28 निपटाते जाओ। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें तो चाहिए होता है बिफोर वाला पीबीआईटी, तो पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पीबीआईटी के लिए मेहनत करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड खुद निकाल के दे दिया। पीबीआईटी निकालने के लिए पैट को 100 माइनस टैक्स परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो पहले पीबीटी आएगा। ठीक है, पैट कितना है, पैट है 480, ऐसे ही किया था ना ये, ऐसे किया था ना, 480 डिवाइड बाय अपने पास कर देंगे 60%, तो ये आ जाएगा अपने पास 8 लाख। अब 8 लाख में इंटरेस्ट जोड़ देंगे 40,000, क्योंकि पीबीटी में इंटरेस्ट जोड़ेंगे 10% है, यानी कि 40,000, तो बेटा ये हो जाएगा 840। मेरे ख्याल से आ रहा है ये 12%, 12% ही था। चलो अगले वाले पे आ जाओ। हाँ, जब कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा सेल्स पे, अगर कॉस्ट पे होगा तो बेटा खुद बताएगा। चले पेज नंबर बेटा अपने पास है 165, 165, 165। कभी कभार तो ऐसे मजेदार क्वेश्चन आ जाते हैं। कहता है एक्टिविटी रेशियो में क्या क्या आते हैं, एक्टिविटी रेशियो में क्या क्या आते हैं, ये देखो, ये नालायकों को, अभी 25 थे अब 19 बचे हैं यार, अब बेशरम है यार बिल्कुल एकदम, क्लास में टिक के बैठ के पढ़ने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आओ जी, एक्टिविटी रेशियो में सारी टर्नओवर रेशियो आती है, तो टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर भी आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर भी आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी आएगा, खाली आरओआई अपने पास नहीं आएगा। तो आरओआई कैटेगरी कौन सी हो गई, कौन सी कैटेगरी आरओआई, प्रॉफिटेबिलिटी। बढ़िया, पीछे आ जाओ, 28वें का अगला पार्ट, मतलब पीछे चले 154, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, क्वेश्चन 28, 154 पे डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, चले, क्या डेट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पे डेट अपॉन इक्विटी। अब बेटा देखो बैलेंस शीट बना दो, ये बैलेंस शीट का की, ये तो रामबाण इलाज है, ये सबसे बेस्ट आविष्कार है जो हम लोगों ने किया है, सबसे बेस्ट आविष्कार। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है भाई, इक्विटी डेट और करंट लायबिलिटी। आओ जरा पढ़ो क्या क्या दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 10 लाख, मतलब दोनों मिला के 10 लाख दिए। टोटल डेट दिया 8 लाख, भाई ये दोनों मिला के 8 लाख दिया। भाई बस में टोटल डेट है, खाली डेट नहीं। करंट लायबिलिटी 3 लाख, अगर ये 3 लाख है, 8 में से 3 गया तो ये डेट कितना हो जाएगा 5, और 10 में से 5 गया तो इक्विटी भी कितना हो जाएगा 5। बस हो गया क्वेश्चन, 5 लाख अपॉन 5 लाख इक्वल 1:1। ठीक है, एक बच्चा सुबह पूछ रहा था कि पेपर में बैलेंस शीट बना सकते हैं, नहीं बेटा, पेपर में बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी होती नहीं है। ठीक है, पर अगर आप बना दोगे, 1 मार्कर में बना दोगे तो चल जाएगा, 4 मार्कर्स में मत बनाना, 1 मार्कर में बना दोगे तो चल जाएगा। हाँ भाई, एक एक मार्क के जो क्वेश्चन है उनकी देनी है। आओ जी, पेज नंबर अपने पास 142, 142 क्वेश्चन नंबर 28। मुझे बताओ, इसने पूछा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 142 पे इसने पूछा है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई बच्चा बता सकता है ये क्या होता है? बहुत बढ़िया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, आइए भाई, कह रहा है जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि है विचार अपने पास जो है 8 लाख। अच्छा भाई देखो जरा, कह रहा है जीपी जो है 25% ऑन कॉस्ट, चले जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब जीपी ऑन कॉस्ट 25% है, बोले तो 1/4 है। हाँ भाई तनुज जरा ध्यान दियो, ये तनुज तो पूछ रहा था, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो बताओ भाई प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 1/5, गुड, प्रॉफिट ऑन सेल 1/5। कैसे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, तो अगर कॉस्ट 4 रुपए की है और प्रॉफिट 1 रुपए का, तो सेल कितने की होगी 5, तो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया 1/5। अब इसमें सेल पुट कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आओ जरा सेल निकालते हैं। सेल के लिए कह रहा है क्रेडिट सेल जो है कितना है, कहाँ गया जी, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, हाँ क्रेडिट सेल है ट्वाइस इट्स कैश सेल्स, 2 इंटू कैश सेल, जो कि कह रहा है 2 इंटू कैश सेल विच आर 8 लाख। जरा लैंग्वेज समझना, क्रेडिट सेल जो है 2 गुना है कैश सेल के,
जो कि 8 लाख है, तो ये 8 लाख कैश सेल है क्रेडिट सेल है? लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज, सारा खेल लैंग्वेज का। देखो मैं इसके लिए एक देसी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मेरा एक छोटा भाई है दिव्यांग, इसकी उम्र 8 साल है, तो ये दिव्यांग की उम्र है मेरी उम्र है? दिव्यांग की उम्र है। बात समझ में आई? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, वैल्यू से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट लिखा होता है वैल्यू उसकी होती है, ठीक है। अब मैं इसी चीज को रिपीट करता हूं, मैंने कहा मैं क्रेडिट सेल हूं, मैं कैश सेल का 80% हूं, जो कि 8 लाख है। तो ये 8 लाख किसका दिया हुआ है, कैश सेल है क्रेडिट सेल? कैश सेल, कैश सेल दिया हुआ है। दोबारा लैंग्वेज समझो, दोबारा लैंग्वेज पढ़ो। मैं क्रेडिट सेल हूं, मैं 80% ऑफ कैश सेल हूं। अगर मैं 80% वो मुझे बता रहा है तो मेरे को वो खुद की वैल्यू थोड़ा ना देगा, है कि नहीं? चले आगे निकाले। कौन सी वाली? हाँ कर सकते हैं। ये देख, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेगा तो सेल आता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/4 है, ये समझ में आया? जीपी 25% था ना, तो वो ऑन कॉस्ट था, तो 25/100 कितना बन गया, 1/4। 1 को यहाँ पुट कर, 4 को यहाँ पुट कर, तो सेल कितनी आएगी, 5। तो प्रॉफिट ऑन सेल बता कितना हुआ, प्रॉफिट 1 है, सेल 5 है, ठीक है। चले भाई आगे आगे सॉल्व करो, आओ जी। तो एक महारथी कह रहा है जब आंसर मैच ना करे तो 8 किसी को भी मान लो। अच्छा ये भी तरीका सही है भाई, जब आंसर मैच ना करे तो 8 किसी को भी मान लो। चले, तो जी क्रेडिट सेल अपने पास है 2 इंटू कैश सेल, 2 इंटू कैश सेल। तो भैया जी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, विच आर अपने पास जो है 8 लाख। ये तो भाई तुमने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। 8 इंटू 2 16 लाख, 16 पंजे। भाई ये क्रेडिट सेल दे रखी है, ये क्रेडिट सेल है। 8 लाख यहाँ डालो, 2 इंटू कैश सेल, तो कैश सेल निकल के आ गया अपने पास जो है 8/2, यानी कितना आ गया, 4 लाख। अब बताओ टोटल सेल कितनी हो गई, तो 8 लाख और 4 लाख यानी कितना हो गया, 12 लाख। 12 लाख को यहाँ पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट इक्वल टू 12 लाख बटा 5, आ गया 240, ठीक है। अब अगर सेल आपके पास है 12 लाख, प्रॉफिट आपके पास है 240, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा, 960। देखो भाई पीछे आंसर 960 है, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लो, क्रेडिट सेल इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल विच इज 8 लाख। इस सेंटेंस में बस ये पता लगा लो कि बात किसकी हो रही है, इसके अंदर बात किसकी हो रही है, क्रेडिट सेल। तो ये क्रेडिट सेल की वैल्यू, ठीक है। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैश सेल इज हाफ ऑफ क्रेडिट सेल विच इज 8 लाख। इसमें किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो ये 8 लाख कैश है, ठीक है। और आ जाओ, ये तो इससे पहले वाला तो ये पूछ रहा था, ये क्या नाम है, 27, 27 भी देख लो इसी पेज पे, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो बेटा इसी पेज पे, ये दो नालायक पूछ रहे थे ये कैसे करना है, इसी पेज पे क्वेश्चन 27। देखो भाई साहब, जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये पेमेंट पीरियड, जो ये पेमेंट पीरियड है ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, मतलब कि ऑपरेटिंग साइकिल से छोटा है। हाँ मतलब वही कलेक्शन ऑफ पेमेंट पीरियड, तो करंट मान लेना, अदरवाइज नॉन करंट मान लेना, ठीक है भाई। चले करो, कह रहा है इनमें से कौन सा जो है नॉन करंट है। हम्म, भाई 12 भी तो चेक करना है ना, अगर 12 तक है फिर तो वैसे ही करंट होता है, 12 भी तो चेक करेगा। पेमेंट का, पेमेंट एवरेज पेमेंट, देखो जो पहले वाला है उसमें एवरेज पेमेंट है 15, ठीक है, और वो ऑपरेटिंग साइकिल को भी बीट कर रहा है, तो यही नॉन करंट है, यही है। फिर चेक करो इधर पीछे आंसर क्या दिया, यही है, ठीक है। आया बेटा वेद, कैसे करना है देखो,
पहले पेमेंट पीरियड को चेक करो, अगर ये अप टू 12 महीने है तो आंसर वहीं पे करंट बन गया, ठीक है। अगर ये 12 महीने से ज्यादा है तो ये चेक करो कि क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल से छोटा है, तो करंट होगा। समझ में आई? पहले पेमेंट पीरियड को उठा लो, 12 महीने तक है तो करंट है। अब देखो यहाँ पे 12 महीने तक कौन कौन सा है, एक तो बी है और एक कौन सा है, डी है। तो बी और डी तो वैसे ही करंट बन गए। अब सी देखो, सी का जो पेमेंट पीरियड है 14 है, प्लस ये ऑपरेटिंग साइकिल के भी अंदर है, ऑपरेटिंग साइकिल से भी छोटा है, इसलिए ये भी करंट है। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल से बड़ा हो जाता तो ये क्या बन जाता आपका, नॉन करंट। ठीक है, ये सबसे वाहियात क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, सबसे वाहियात। 3 बार आ चुका ये, हाँ 3 बार। ईयर भी लिख लो, ये हमारे पेपर में भी आया था भाई, 2012 में भी आया था ये, 2012। हमें भी बहुत रुलाया था इस क्वेश्चन में। आपके में तो 1-1 मार्क का आ रहा, हमारे तो 4-4 मार्क का आ रहा था। खैर चलें और देखें, आओ जी 110, पेज 110 पे क्वेश्चन नंबर 28, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करना। पेज 110 पे क्वेश्चन 28, इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट भाई, अनमोल सवाल है ये, बढ़िया बेहतरीन। पेपर बनाने वाले ने ऐसा क्वेश्चन बनाया भाई, जबरदस्त। आओ जी, कह रहा है इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन करंट रेशियो को बढ़ा देगी लेकिन वर्किंग कैपिटल को नहीं छेड़ेगी। ठीक है, तो जी लॉजिक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन सी। कह रहा है करंट रेशियो बढ़नी चाहिए, और साइड बाय साइड ये भी कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल समझते हो, एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखो उससे आंसर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। पहला, गॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे क्रेडिट पे। बेटा गुड्स खरीदने से ध्यान देना करंट एसेट बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो नो चेंज है, मतलब ये बात तो ठीक है। लेकिन गुड्स खरीदने से करंट एसेट बढ़ गए, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्या यहां पे आंसर अपने पास जो है इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज। तो देखो इसका एग्जांपल बताता हूं। करंट रेशियो जब कुछ ना बोलियो तो अपने हिसाब से लेके चल लो, कुछ भी अपने पास जो मान लो, ताकि आपका जो आंसर है वो सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो मैंने करंट रेशियो 2:1 मान ली, 2:1 का मतलब 2 लाख अपॉन 1 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर करंट एसेट बढ़ गए, लेट्स से मैंने इसको बढ़ा दिया 1 लाख से, लेट्स से मैंने इसको बढ़ा दिया 1 लाख से, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 3 लाख, नीचे कितना हो गया 2 लाख। रेशियो क्या बन गई 1.5:1। तो ये रेशियो बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब पहला आंसर गलत है। वर्किंग कैपिटल तो सेम रह रही है इससे, लेकिन रेशियो क्या हो रही है, रिड्यूस। हमें तो रेशियो क्या चाहिए यहाँ पे, इंप्रूव। अगला देखो, अगला सेकंड कह रहा है पेड बिल्स पेबल। आओ जरा इसको पढ़ो भाई। बिल्स पेबल पे करने से पैसा जाएगा तो करंट एसेट कम, करंट लायबिलिटी भी कम, ये नो चेंज, ये तो सही है। लेकिन अब वो चेक करो कि करंट रेशियो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। हमने रेशियो 2:1 मानी है, मतलब 2 लाख 1 लाख मानी है। मान लो कि मैंने 50 की पेमेंट कर दी, तो 50 पेमेंट यहां करी, 50 पेमेंट मैंने यहां कर दी, राइट। ऊपर कितना बचा 1.5 लाख, नीचे कितना बचा 50। अब रेशियो बन गई 3:1। यही आंसर है, क्योंकि इससे करंट रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ये जबरदस्त क्वेश्चन। एक बार आंसर चेक करना इसका पीछे है? यही है भाई, देख लो भाई देख लो भाई। देखो मैं ऐसा आंसर क्यों बोल रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही है सुबह से, मैं 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा दिमाग की हालत हो चुकी है बिल्कुल बैंड बजी हुई है, इसलिए कोई भूल हो जाए तो आंसर चेक कर लेना। यही है, चलो और आ जाओ। आंसर मैच होते हैं ना, थोड़ा मोमेंटम बढ़ता रहता है। आप भी जब क्वेश्चन करते रहो ना, आंसर देखते रहा करो, तो मोमेंटम बिल्डअप होता है। आओ पेज नंबर अपने पास 89, क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर 89 क्वेश्चन 28। थैंक यू राहुल, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो बेटा। आपसे कह रहा है आईटीआर निकालना है, आईटीआर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आओ जी, आईटीआर क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। भाई पढ़ो क्या क्या दिया है। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कौन, अच्छा नहीं नीचे वाला क्वेश्चन है। सेल दिया और जीपी दिया है, तो भाई एक बार बताओ, सेल और जीपी दे दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल टू क्या होता है, सेल। सेल दे दिया अपने पास 5 लाख, जीपी दिया 20%। जरा बताना जीपी के आगे लिखा नहीं कि सेल पे या कॉस्ट पे है, तो क्या माने, सेल पे।
तो 5 लाख का 20% 1 लाख, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी? 4 लाख। यहां पे रख दो 4 लाख। आया? 1 लाख उधर आके माइनस हो जाएगा। पक्का? अब हमें कहीं से एवरेज स्टॉक मिल जाए। एवरेज स्टॉक के लिए देखो क्लोजिंग तो गिवन है, कहीं से ढूंढो ओपनिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ पुट कर दो। ये 4 लाख है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, परचेज दिया हुआ है 380, डायरेक्ट एक्सपेंस अंडा, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने पास 40। ओपनिंग स्टॉक यहां ले लो, तो कितना आता है ये? 440 माइनस 380 कितना आता है? 60। एक बार चेक करना भाई, गारंटी कुछ नहीं है। तो ये कितना बनेगा? एवरेज निकालना भाई, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो 60 प्लस 40 बाय 2 50 बनेगा, और 4 लाख बटा 50 बनेगा 8 टाइम्स। देखा ना, यही आ रहा है। आपने तो कहा था क्लोजिंग स्टॉक, अरे नालायक, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहा था उसमें लेते हैं क्विक एसेट्स के फॉर्मूले में। निकम में सब जगह पे क्लोजिंग स्टॉक ले लेगा क्या? इधर एवरेज लिखा है। जो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था बेटा, करंट एसेट माइनस स्टॉक, वो स्टॉक जो होता है वो वाला क्लोजिंग स्टॉक होता है। सही है आंसर, 8 टाइम सही है भाई। कल 12 बजे तक ये वाली बुक खत्म करनी है, पार्ट बी, ठीक है? याद है ना टारगेट? कल 27 तारीख है, 27 परसों नहीं है, कल है। कल 12 बजे से पहले पहले ये पार्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। मैंने क्वेश्चन 34 करवा दिया है, 30 करवा दिया है, 28 और 33 करवा दिया है, 4 मैंने करा दिए हैं, बचे हुए आपको निपटाने हैं, खत्म करने हैं आपने। और जो डाउट आ रहे हैं डाउट वाले ग्रुप पे भेजते जाओ। हाँ भाई, पेज नंबर 69, 69, इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, क्वेश्चन पे बढ़िया सवाल है ये 69। कह रहा है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, नीचे आता है नेट सेल। कोई भी प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, नीचे नेट सेल आएगा, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इनटू 100। करो भाई, नेट सेल तो गिवन है, कहां गया? 20 लाख। जीपी भी गिवन है 9 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है 3 लाख। लो जी, मजे लग गए। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से धंधे के जो एक्सपेंस है वो हटा दोगे तो धंधे का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 9 माइनस 3 कितना आता है? 6 लाख। ये लॉस पॉस मत हटाना, ये लॉस पॉस सब नॉन ऑपरेटिंग है, ये धंधे का नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब धंधे के आइटम चाहिए, तो ये लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन थेफ्ट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, इसको हटा दो। कितना आता है भाई? 12% नहीं, 3%, 30%। देखियो भाई, आंसर आंसर देख लेना बेटा। चले और आ जाओ। अरे ये क्या नाम है, मैंने अभी ये क्वेश्चन पेपर दिया था, किसको दिया था अभी? यहाँ क्वेश्चन पेपर दिया था किसी को? अभी ये क्वेश्चन पेपर किसको दिया था? अरे बेटा, मैंने आज किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पेपर दिया हो तो उसकी पीडीएफ बना के ना उस पर डाल देना, डाउट वाले ग्रुप पे। ये किसको दिया था क्वेश्चन पेपर एक? हाँ, ये आया मैसेज। हाँ, ये भट्ट साहब, इसकी पीडीएफ बना के या फोटो खींच के ग्रुप वाले उस पर डाल देना, डाउट वाले ग्रुप पे, ठीक है? एक डाउट वाले ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर आएगा, सैंपल पेपर है, जैसा बोर्ड का पेपर एक्चुअल में आता है वैसा। थोड़ा रिव्यू कर लेना, देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना। चले क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर है आपका 49, 49। 49 कह रहा है करंट एसेट निकालो, तो कुछ नहीं करो, बैलेंस शीट बना डालो। ये जब जब बोलना करंट एसेट निकाल लो, तो ये बैलेंस शीट के की स्किल से जल्दी हो जाता है। पुट करते जाओ भाई, क्या क्या है। टोटल डेट है 370, तो ये मिला के दिया है 370। लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख, ये दिया 2 लाख। अगर 370 में से 2 लाख गया तो कितना बचेगा? 170, ये करंट लाइबिलिटी आ गया। वर्किंग कैपिटल दी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है 180, करंट लाइबिलिटी है 170, तो करंट एसेट निकल आएगा, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 180 और 370 कितना हो गया? और 180 और 170 ये हो गया 350, 350 करंट एसेट।
ठीक है, ओके भाई, हो जाएगा। चले, ये तो सेम है। हाँ, पेज नंबर 8, क्वेश्चन 28। पेज 8 क्वेश्चन 28। पेज 8 क्वेश्चन 28। आईसीआर निकालना है। पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। पीबीआईटी निकालो भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो पहले पीबीटी निकालेंगे। 12 लाख बटा 60%, तो 20 लाख। और पीबीटी में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा पीबीआईटी। इंटरेस्ट कितना है, एक खोके का 10%, 10 लाख। तो पीबीआईटी का अपने पास हो गया ये 30 लाख, ऊपर रख दो 30 लाख। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ये तो है ही 10 लाख, तो 10/30, 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है भाई, ओके। बाकी अपने पास जो है कल करेंगे। आज का अपना काम लिख लीजिए, क्वेश्चन 27 to 34, जो जो बचे हैं हर पेपर में से खत्म करते चलिए, 27 to 34। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, डाउट वाले ग्रुप पे भेजते जाओ। आज की क्लास के लिए 27 से लेकर 34 निपटा दो, खत्म कर दो, ताकि आपको कल अपने पास जो इसको ना उठाना पड़े। कल मैं कोई दूसरा टॉपिक जो अपने पास वो उठाऊं। 89 वाला देख लीजिए, 89 पेज पे। हाँ, 89 पेज पे कौन सा क्वेश्चन, ये क्या नाम है, कुणाल, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है बेटा 89 पे, जल्दी बोल। अरे कुणाल, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, 28 कह रहा है क्या, तो 28 देख लो। ये बच्चे ने पूछा 89 पेज पे क्वेश्चन 28। आईटीआर निकालना है, आईटीआर तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अबे ये क्वेश्चन तो अभी अभी किया है नालायक, ये अभी 8 टाइम्स तो आया था इसका आंसर। ऐसा क्यों लग रहा है कि किया हुआ है, अभी किया तो था ना, ये किया था ना क्वेश्चन। अरे ये बेटा अभी तो करवाया 8 टाइम्स, अभी आंसर निकाला ही है। ये ले, ये ना पूरा क्वेश्चन। इसका पेज नंबर 8 का 28 का, 1 मिनट बताता हूँ। ये कुणाल जरा इसको नोट कर ले बेटा। ये ले बेटा, ये रहा पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 28। पहले बेटा ये क्या बोलते हैं इसको, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के लिए पहले पीबीआईटी निकाल लियो। ठीक है, और जैसे अपने पास जो पीबीआईटी आ जाएगा, फिर उसके बाद अपने पास जो है इंटरेस्ट नीचे तो 10 लाख ही आएगा, तो इंटरेस्ट अपने पास ये रहा ना 10 लाख, 30/10 3 टाइम आ जाएगा। चलो तो बेटा होमवर्क के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो आ गए 27 से 34 ईच पेपर, हर पेपर से ही खत्म करो। कल की क्लास का शेड्यूल अभी आपके ग्रुप पे आ जाएगा, कल आपने कैसे कैसे क्लास लेनी है ग्रुप पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना जो आगे कंटिन्यू है वो करेंगे। ठीक है, और एस सी शर्मा से ही करना है अभी। अगर कोई बच्चा टीएस से कर रहा है तो बेटा टीएस का सिर्फ स्कैनर करें, इस टाइम पे टीएस का कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन करो जो सॉल्व ना हो और जो मनोबल पूरा खराब कर दे। इस टाइम पे मोमेंटम बिल्ड करना है, जितना मोमेंटम बिल्ड कर सकते हो उतना। ऐसे क्वेश्चन करो जो पेपर में आए हुए हैं और वो सही होने चाहिए। डोंट टेस्ट योर सेल्फ, इस टाइम पे टेस्ट नहीं करना खुद को कि आज मैं एक टेस्ट देके देखता हूँ कि मुझे कितना आता है।
क्योंकि अगर गलती से उसके अंदर मार्क्स कम आ गए तो दिमाग में इमेज बैठ जाएगी कि हमें कुछ नहीं आता। इसीलिए 4 दिन बैठ के सिर्फ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जितना हो रहा है उतना करें, मेहनत आएगी, सफल करेगी मेहनत। हम लोगों ने पहले भी 1 मार्कर्स किए हुए हैं, बाद में भी किए हुए हैं, तो हम लोगों ने हर टॉपिक के ऊपर पक्का पक्का बढ़िया बढ़िया टाइम लगाया। अभी भी टाइम है, हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो पार्ट बी का जो मैंने कल का टारगेट दिया हुआ है 12 बजे से पहले, उसको निपटा दो। 7 क्वेश्चन बुक में अपने पास जो है, 8 पेपर है, तो 7 × 8 56 क्वेश्चन बनते हैं। वो 56 के 56 क्वेश्चन हाथ से करे हुए होने चाहिए, ताकि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, पहले से करा हुआ होना चाहिए, तब मजा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जब पेपर देखोगे अपना 31 तारीख को, आपको पक्का पेपर देख के लगेगा कि एक एक क्वेश्चन सबने करा, नहीं आएगा बाहर। ट्रस्ट करो, जहां इतने दिन भरोसा करा है, कुछ दिन और भरोसा कर लो। इसी से करना है बेटा, जो करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही बुक से करना है और कुछ नहीं। टीएस को रख दो अभी साइड में, उसका नहीं उठाना, उठा रहे हो तो सिर्फ स्कैनर उठाओ। मैं चाहता हूं आप सीबीएसई के वो क्वेश्चन करो जो पेपर में आ चुके हैं, नॉट वो क्वेश्चन जो पेपर में नहीं आए, क्योंकि वो नहीं आएंगे। जब हम सिलेबस करवाते हैं बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हमें सिलेबस पूरा इसलिए करवाना होता है कि आप हमसे ना कहो कि आपने सिलेबस पूरा नहीं करवाया, इसलिए हमें पूरा कराना होता है। लेकिन इन रियलिटी पेपर में कभी पूरा सिलेबस आता ही नहीं, सिलेक्टेड एरियाज है, उन सिलेक्टेड एरियाज को उठाओ, उनके बेस पे जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो बनाओ। जबरदस्ती अपने आप को टेस्ट नहीं करना है, कोई टफ क्वेश्चन अपने पास जो है नहीं उठाना है। मैंने शेयर्स की बैलेंस शीट की भी क्लास ली है। आधे गधे कह रहे थे कि नहीं आपने क्लास ही नहीं ली है, क्लास ली है मैंने शेयर्स की बैलेंस शीट की, यहां भी करवाया है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी करवाया। अगर आपने नहीं किया हुआ है, 12th की प्लेलिस्ट उठाओ, उसमें लास्ट के लेक्चर में चेक करो, वो निपटाओ। लेकिन कल की क्लास के अंदर मैं पार्ट बी को समेट के पार्ट ए पे बढ़ जाऊंगा, तो आप लोगों ने भी इतना ही करना है, ठीक है। कई बच्चे कह रहे थे सर हम शेयर्स पहले करें डिबेंचर पहले करें, तो पहले डिबेंचर करो। डिबेंचर आपका इजी है, कम टाइम लेगा, निपट जाएगा, पहले डिबेंचर को निपटाओ। और डिबेंचर का क्वेश्चन भी अपने पास जो आसान क्वेश्चन आता है, ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता उसका, तो पहले डिबेंचर को निपटाओ। शेयर्स के अंदर बड़े क्वेश्चन के ऊपर हाथ बनाओ, हो रहा है सॉल्व, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो इस टाइम पे शेयर्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप शेयर्स करने बैठोगे आपके बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे, क्योंकि शेयर्स टाइम खाए। इतना टाइम नहीं लगाना बेटा हमें, क्वेश्चन उठाओ शेयर्स का, जहां तक पहुंच रहे हो वहां तक पहुंचो, इट्स गुड, दैट्स इट। शेयर्स की बैलेंस शीट पे जहां तक पहुंच रहे हो, इट्स गुड। जबरदस्ती उस चीज को मत करो जो चीज आपका दिमाग खाली करे और टाइम बर्बाद करे, वो नहीं करना। अपना मोमेंटम बिल्डअप करके चलो, ठीक है। और प्रोग्रेस अपनी बता दे रहा हूं, एक भी नालायक अपनी प्रोग्रेस नहीं बता रहा है कि भाई मैंने क्या कर लिया है, कितना रह गया है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, मुझे बताते चलो, ताकि आपके पास जो काम है वो हो जाए। बाकी आपके डाउट वाले ग्रुप पे अभी एक पेपर आने वाला है, वो आप पेपर एक बार जो है खोल के देख लीजिएगा, नंबर चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। दैट्स ऑल भाई, कल मिलेंगे। जितना करोगे आप शेयर्स उतना ही कर लेंगे तो चलेगा ना। कुणाल मैंने सारा करा दिया, अब मैं बता कितना कराऊं बेटा शेयर्स। अगर मैं भी शेयर उठाऊंगा तो मैं बस बड़े बड़े क्वेश्चन उठाऊंगा, ऐसा नहीं मैं फिर से लेके बैठा हूं शेयर ये होता है, इसमें कॉल नहीं रही है, ये इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पूरा पूरा करना पड़ेगा। रिवीजन एससी शर्मा से ही करें, हाँ जी बेटा रिवीजन एससी शर्मा से ही करनी है, और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का पैटर्न बदल दिया था तो अकाउंट्स में भी हो गया, तो आपको किसने कहा कि मैथ्स का पैटर्न सेम आता है? मैथ्स का पैटर्न तो सेम आता ही नहीं। अगर आपको किसी भी टीचर ने कहा है कि मैथ्स का पैटर्न सेम आता है तो भैया नहीं आता। मैथ्स का पैटर्न हर साल चेंज होता है, एवरी ईयर, हर साल, हर साल मैथ्स का पैटर्न जो बदला जाता है, देयर इज अ रीजन। मैथ्स के बेस पे एंट्रेंस टेस्ट बनाए जाते हैं, अगर मैथ्स का पेपर सेम आने लग गया तो एंट्रेंस टेस्ट भी सेम आने लग जाएगा। अगर एंट्रेंस टेस्ट सेम आएगा तो इतने सारे लोगों को एडमिशन कहां से मिलेगा बेटा? अकाउंट्स का पेपर एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आता है, इसलिए अकाउंट्स का पेपर सेट पैटर्न है, और यहाँ का नहीं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, वहां तक का पेपर पैटर्न सेम है, इनके पास नहीं है क्वेश्चन। इसलिए अपना उस चीज के ऊपर भरोसा करो, ठीक है भाई। तो जो चीज आपको बताइए उसको वो करें, फॉलो करें, उसके हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन जो पूरे करने। चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी टुमारो कल का शेड्यूल आपके ग्रुप पे आ जाएगा। बेटा ये इस वाले चार्ट को ना मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, मैंने जो जो रेशियो ग्रीन पेन से लिखी है ना, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना।